अपभ्रंश साहित्य को भाषा काव्य कहा गया है। इस अपभ्रंश साहित्य को मध्य देश में उसी प्रकार भाषा काव्य समझा जाता रहा है जिस प्रकार परवर्ती ब्रजभाषा या अवधि की कविता को, कुमारपाल चरित को और हमीर रासों को भाषा काव्य ही माना गया है। शिवसिंह ने किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर भाषा का प्रथम कवि पुष्प नामक किसी कवि को बताया है, जो अवंती के राजा भोज के मान नामक पूर्व पुरुष का भाट था। वे लिखते हैं कि संवत 770 विक्रमादित्य में राजा मान अवंतीपुर का बड़ा पंडित और अलंकार विद्या में अद्वितीय था। उसके पास पुष्प भाट ने प्रथम संस्कृत ग्रंथ पढ़ पीछे भाषा में दोहे बनाए। हमको भाषा की जड़ यही कवि मालूम होता है। अनुमान है कि ये पुष्प और कोई नहीं, सुप्रसिद्ध अपभ्रंश कवि पुष्पदंत ही थे। ये मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के सभा कवि थे। मान्यखेट वालों को एक बार उज्जैनी पर अधिकार हो गया था। ऐसा जान पड़ता है कि मान्यखेट का ही परवर्ती रूप राजा मान हो गया है, और सभा कवि का बाद में भाट हो जाना भी कुछ आश्चर्य की बात नहीं। यह अनुश्रुति विकृत रूप में प्राप्त हुई है। संवत 770 के साथ इस अनुमान का कोई तुक नहीं है, क्योंकि पुष्पदंत बहुत बाद के कवि हैं और मान्यखेट का उज्जैनी पर अधिकार भी 10वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन पुष्प और पुष्पदंत की एकता में इस कल्पित संवत को बाधक नहीं होने देना चाहिए। परंतु यह अनुमान ठीक हो या न हो, इतना तो मान ही लिया जाता है कि 8वीं शताब्दी का पुष्प नामक कवि, जिसकी चर्चा शिवसिंह ने की है, अपभ्रंश का कवि ही होगा, क्योंकि उस समय की उपलब्ध सभी रचनाएं अपभ्रंश की है। इस प्रकार अपभ्रंश काव्य को भाषा काव्य कहने की प्रथा बहुत पुरानी है। भाषा की दृष्टि से हेमचंद्राचार्य द्वारा परिभाषित परिनिष्ठित अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी का, जिसमें ब्रज, अवधी, बुंदेली, बघेली, राजस्थानी आदि की गणना की जाती है, घनिष्ठ संबंध तो है, परंतु उसे बहुत निकट का संबंध नहीं कह सकते। कुछ भाषा शास्त्रियों ने तो इनमें से प्रत्येक भाषा के पूर्ववर्ती भिन्न भिन्न अपभ्रंशों की कल्पना की है। विशुद्ध भाषा शास्त्र की दृष्टि से अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा के 3 रूपों पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में अंतिम है। इसी से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास बताया जाता है। ग्रियर्सन ने कल्पना की थी कि प्रत्येक आधुनिक आर्य भाषा की एक अपनी अपभ्रंश भाषा थी। इन दिनों हमारे पास ऐसा कोई निश्चित पुस्तकीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे इस कल्पना के पक्ष या विपक्ष में दृढ़ता के साथ कुछ कहा जा सके। लेकिन यह बिल्कुल संभव नहीं है कि एक ही प्राकृतोत्तर अपभ्रंश से आधुनिक विभिन्न आर्य भाषाएं विकसित हुई हों। उदाहरणार्थ, मागधी प्राकृत से जो अपभ्रंश भाषा विकसित हुई, वही आधुनिक बंगला, उड़िया, असमी, मागधी, मैथिली और भोजपुरी के रूप में बदल गई हो, ये संभव नहीं जान पड़ता। इन सब की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषाएं निश्चय ही अलग अलग रूपों में रही होंगी। यद्यपि उनमें उतना अंतर नहीं होगा जितना इन दिनों हो गया है। इन्हीं अपभ्रंश बोलियों से साहित्यिक अपभ्रंश का रूप बना। शुरू में इसमें प्राकृत का प्रभाव रहा होगा। नमी साधु ने काव्यालंकार की टीका में कहा है कि वस्तुतः प्राकृत महाराष्ट्र ही अपभ्रंश है, जिसके साथ शोरसेनी, मागधी आदि के बहुत से रूप मिल गए हैं। परवर्ती अपभ्रंश वैयाकरणों ने नागर, उपनागर, ब्राह्मण नाम के 3 भेद किए हैं। इनमें नागर गुजरात की भाषा रही होगी, उपनागर पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब की भाषा रही होगी। ब्राह्मण को लाट और विदर्भ की भाषा कहा गया है। हेमचंद्र ने जिस अपभ्रंश की चर्चा की है वह नागर अपभ्रंश है, जिसका आधार शोरसेनी प्राकृत है। आधुनिक गुजराती और राजस्थानी इस नागर अपभ्रंश से विकसित हुई जान पड़ती है। विद्वानों ने दिखाया है कि हेमचंद्र के उदाहरणों में जो भाषा है उसमें अनेक बोलियों का मिश्रण है। वस्तुतः ये किसी एक देश और एक काल की बोली नहीं है, ये भी एक साहित्यिक भाषा है और हेमचंद्र के युग तक उसी प्रकार मृत और अप्रचलित हो चली थी जिस प्रकार अन्य प्राकृत भाषाएं। खड़ी बोली का उससे सीधा विकास नहीं हुआ। वह इस साहित्यिक भाषा का प्रधान आधार वह अपभ्रंश बोली है।
जो संभवतः 6ठी-7वीं शताब्दी तक जीवित रही होगी। ब्रजभाषा और खड़ी बोली की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा की भांति ही वह शोरसेनी प्राकृत से विकसित हुई होगी। इस प्रकार खड़ी बोली और ब्रजभाषा इसकी एक पुस्त पहले की भाषा से प्रत्यक्ष संबंधित है और इससे परोक्ष रूप से। परंतु यदि साहित्यिक परंपरा की दृष्टि से विचार किया जाए तो अपभ्रंश के प्राय सभी काव्य रूपों की परंपरा प्राय हिंदी में ही सुरक्षित है। हमने ऊपर जिस सामग्री का उल्लेख किया है उसमें कई प्रकार के काव्य रूप प्राप्त होते हैं। वे सभी काव्य रूप अधिकांश प्राय ज्यों के त्यों और कुछ थोड़ा बदलकर मध्य देश के साहित्य में निरंतर व्यवहृत होते आए हैं। अपभ्रंश के 3 बंध। अपभ्रंश साहित्य में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तीनों के कई कई रूप अब तक के प्राप्त साहित्य में उपलब्ध हुए हैं और इन सबको हिंदी साहित्य में सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है। शायद ही किसी अन्य प्रांतीय भाषा के साहित्य में इन सब रूपों की उपलब्धि होती हो। मुख्य बंध 3 हैं: दोहा बंध, पद्धड़िया बंध, गेय पद बंध। इनके सिवा छप्पई और कुंडली आदि के बंध भी मिल जाते हैं। एक एक करके इनका परिचय दिया जा रहा है। पहला, दोहा बंध। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। बाद में तो गाथाबंध से प्राकृत रचना और दोहाबंध से अपभ्रंश रचना का बोध होने लगा था। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है, जो ये सूचित करती है कि अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहने लगे थे। दोहा अपभ्रंश के पूर्ववर्ती साहित्य में एकदम अपरिचित है, किंतु परवर्ती हिंदी साहित्य में ये छंद अपनी पूरी महिमा के साथ वर्तमान है। 4 प्रकार से इनका प्रयोग साहित्य में, अपभ्रंश साहित्य में हुआ है। तो दोहाबंध के जो प्रयोग है अपभ्रंश साहित्य में किस प्रकार: निर्गुण प्रधान और धार्मिक उपदेश मूलक दोहे। बौद्ध सिद्धों और जैन मुनियों की रचनाओं में इस श्रेणी के दोहे मिलते हैं। इनकी सीधी परंपरा में संत कवियों के दोहे हैं। परवर्ती निरूढ़ मार्गी संत कवियों के दोहों को साखी कहा जाने लगा था। इनकी स्थापना शैली, वक्तव्य वस्तु और कहने के ढंग में बहुत साम्य है। धार्मिक उपदेश के कुछ दोहे हेमचंद्र के दोहों में भी मिल जाते हैं। श्रृंगारी दोहे प्राकृत की गाथाओं की भांति ये फुटकर द्विपंक्तिबद्ध दोहे अपभ्रंश में बहुत अधिक प्रचलित थे। इनमें रूपवर्णन, विरह की उग्रता, मिलन के उल्लास और हाव भाव लीला आदि के बहुत सुंदर वर्णन हुआ करते थे। हेमचंद्राचार्य के व्याकरण तथा प्रबंध चिंतामणि आदि ग्रंथों में ऐसे दोहे पर्याप्त मात्रा में संग्रहित हुए हैं। इन दोहों की सीधी परंपरा ढोला मारू के दोहों और बिहारी मतीराम के सत्सइयों में तथा मुबारक अली के शतकों आदि में सुरक्षित है। नीति विषयक दोहे, इनका पता भी हेमचंद्राचार्य के संग्रहित दोहों से ही मिल लगता है। इनमें मनुष्यों को अवसर उचित कर्तव्य की शिक्षा दी जाती है। ये परंपरा भी हिंदी साहित्य में सुरक्षित है। रहीम तुलसीदास वृंद और बिहारी की रचनाओं में इस श्रेणी के बहुत से दोहे आए हैं। वीर रस के दोहे, ये अपभ्रंश साहित्य की अपनी विशेषताएं हैं। इन दोहों में एक महत्वपूर्ण नई बात यह है कि स्त्रियों के मुख से अपने वीर पतियों के संबंध में अपूर्व दर्पोक्तियां कहलाई गई है। इसके पूर्व के साहित्य में इस श्रेणी की रचनाएं क्वचित कदाचित ही मिलती है। राजस्थानी के साहित्य में यह विशेषता प्रचुर मात्रा में सुरक्षित हुई है और हिंदी की अन्यान्य उपभाषाओं में भी इस श्रेणी का साहित्य खोजा जा सकता है। अब बात करते हैं पद्धड़िया बंध की। अपभ्रंश में अनेक चरित काव्य पाए जाते हैं। ये पद्धड़िया बंध में लिखे जाते थे। स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत आदि जैन कवियों के अपभ्रंश काव्य मिले हैं। इन चरित काव्यों में पद्धड़ी या पद्धड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद घत्ता दिया रहता है। इसे कड़वा कहते हैं। पद्धड़ी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा गया है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। अल्लीहन आदि छंदों में लिखे गए काव्यों को भी उपचार से पद्धड़िया बंध ही कहा गया है। जिनदत्त सूरी के उपदेश रसायन रास में 16 मात्रा का अल्लिल्लह छंद है, परंतु टीकाकार ने
इसे भी पद्धटिका बंद या पद्धड़िया बंद कहा है। इससे जान पड़ता है कि पद्धड़िया बंद के लिए पद्धड़ी छंद की ही आवश्यकता नहीं है। कोई भी 16 मात्रा का छंद बंद पद्धड़िया बंद के अंतर्गत आ सकता है। पश्चिमी भारत में पद्धड़ी और अल्लिल्लह छंदों की 8-8 पंक्तियों पर घत्ता देने की प्रथा पाई जाती है। पर जान पड़ता है कि पूर्व भारत में चरित काव्य के लिए चौपाई और दोहों का अधिक उपयोग होता था। सबसे प्रथम चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग सरपा नामक बौद्ध सिद्ध की रचनाओं में मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने ब्रह्मवश ये लिख दिया है कि सभी जैन चरित काव्य दोहा चौपाइयों में लिखे गए हैं। वस्तुतः अब तक प्राप्त पश्चिमी अपभ्रंश के साहित्य में दोहा का घत्ता देने की प्रथा नहीं पाई गई। बहुत बाद में पश्चिमी अपभ्रंश में दोहा का घत्ता दिया जाने लगा था। पृथ्वीराज रासों में बहुत कम स्थलों पर इस पद्धति का प्रयोग है और विद्यापति की कीर्ति लता में 1 या 2 स्थानों पर अवधी भाषा में लिखे काव्यों में चौपाई दोहों की पद्धति को ही अपनाया गया है। कबीरदास की रचनाओं में भी इस पद्धति का प्रयोग है, किंतु प्रधान रूप से कथा काव्य के लिए ही इसका उपयोग अधिक होता था। बाद में संतों के साहित्य में चौपाइयों को रमेनी कहा जाने लगा। कथा का सूत्र मिलाने के लिए भी चौपाइयों का प्रयोग किया गया है। 15वीं शताब्दी के जैन कवि कुशललाभ ने ढोला के दोहों में कथा सूत्र की योजना के लिए छंद का उपयोग किया है। इस प्रकार प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में चौपाई दोहों वाली प्रथा भी बहुत अधिक मात्रा में सुरक्षित हुई है। तुलसीदास ने दोहा चौपाइयों की शैली को अपने चरम विकास तक पहुंचा दिया। उनके पहले के सूफी कवियों ने कथानक काव्यों के लिए इसी शैली को चुना था। संभवतः संत कवियों में से किसी ने कुछ पौराणिक ढंग के उपाख्यान भी इसी शैली में लिखे थे। तुलसीदास ने जब क्लेश के साथ कहा था कि साखी शब्द दोहरा कही कहनी उपकान भगति निरूपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण, तो कुछ ऐसे उपाख्यानों की ओर ही उनका इशारा था। कहनी शायद सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक काव्य हैं या विद्यापति की कीर्तिलता के समान प्राकृत जन गुण गान मूलक पूर्ण कहानी है। तुलसीदास के पहले की 2 और पुस्तकें दोहे चौपाई की शैली में लिखी पाई गई है। एक तो अद्वैतवाद के खंडनार्थ लिखा हुआ भागवत दास का भेद भास्कर और दूसरा किसी चंद नामक कवि का लिखा हुआ हितोपदेश का अनुवाद। ये दोनों पुस्तकें यदि सचमुच ही तुलसीदास के पहले की है तो सिर्फ काव्य रूपों के अध्ययन की दृष्टि से कुछ महत्व रखती है। अस्तु। गेय पदबंध अपभ्रंश के गान करने योग्य पदों का बहुत अधिक साहित्य था। हेमचंद्र ने अपने काव्य अनुशासन में 2 प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की है। एक तो वह अपभ्रंश जिसकी चर्चा उन्होंने अपने व्याकरण में की है, यह साहित्यिक भाषा थी। दूसरी ग्राम्य अपभ्रंश जो संभवतः लोक भाषा थी और जीवित थी। भाषा शास्त्र की दृष्टि से यह भाषा अधिक अग्रसर भाषा है। इस प्रकार की ग्राम्य अपभ्रंश भाषा में रासक डोंबिका आदि श्रेणी की गेय रचनाएं लिखी जाती थी। अपभ्रंश में अब्दुल रहमान नामक 11वीं शताब्दी के कवि का लिखा हुआ एक वीर व्यापक रासक ग्रंथ मिला है। हिंदी के प्रवर्ती साहित्य में रासो जाति के अनेक गेय काव्य मिलते हैं। रासक एक छंद का भी नाम है। जान पड़ता है कि शुरू में इसी श्रेणी की रचनाओं में रासक छंद का प्राधान्य होता था। संदेश रासक में 1/3 पद रासक छंद में है, परंतु पृथ्वीराज रासों में इसका बहुत कम प्रयोग है। बाद में रासक गेय पदों का नाम ही रह गया। हिंदी में केवल वीर राजाओं के नाम पर लिखे गए रासक या रासो ही बचे हैं, बाकी काव्य लुप्त हो गए हैं। परंतु पुरानी गुजराती में अनेक लौकिक प्रेम कथानकों के रासे मिलते हैं। गेय पदों का अपभ्रंश साहित्य भी बहुत थोड़ा ही बचा है। बौद्ध सिद्धों के कुछ गेय पद बचे रहे हैं, परंतु इसकी परंपरा हिंदी साहित्य में जी रही है। कबीर, सूरदास, दादू, तुलसीदास आदि महाकवियों की रचनाओं के गेय पद इसके सबूत हैं। प्राकृत पेंगलम से पता चलता है कि अपभ्रंश में और प्रकार के छंद प्रचलित थे। छप्पई, कुंडलिया, रोला, उल्लाला आदि उन छंद उन दिनों बहुत लोकप्रिय थे। इन सब की परंपरा प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में जीवित और शक्तिशाली मिलती है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में प्राय पूरी परंपराएं ज्यों की त्यों सुरक्षित है। शायद ही किसी प्रांतीय
साहित्य में ये सारी की सारी विशेषताएं इतनी मात्रा में और इस रूप में सुरक्षित हो, ये सब देखकर यदि हिंदी को अपभ्रंश साहित्य से अभिन्न समझा जाता है तो इसे बहुत अनुचित, ये सब देखकर यदि हिंदी को अपभ्रंश साहित्य से अभिन्न समझा जाता है तो इसे बहुत अनुचित नहीं कहा जा सकता। इन ऊपरी साहित्य रूपों को छोड़ भी दिया जाए तो इस साहित्य की प्राणधारा निर्विच्छिन्न रूप से परवर्ती हिंदी साहित्य में प्रवाहित होती रही है। हम आगे इस बात की विस्तृत रूप से आलोचना करने का अवसर पाएंगे। प्रकृति यही है कि इन साम्यों को देखकर यदि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का ही मूल रूप समझा तो ठीक ही किया है। धन्यवाद।